गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो बेस्ड होंगे टेपरिंग सेक्शंस पर। तो ये होती है हमारी यूनिफॉर्मली टेपरिंग सर्कुलर सेक्शन। देखिए टेपरिंग बार्स भी अलग अलग तरह की होती हैं। तो सबसे पहले हम उस बार के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके एंड्स होते हैं सर्कुलर, जैसे कि इसमें दे रखा है। अगर आप इसमें देखें, ज़्यादातर ये टेपरिंग बार्स तब बनते हैं जब हम कोन को कट कर देते हैं। अगर हम एक शंकु को जो कि जिसका एपेक्स होता है उसे हम कट करेंगे तो हमें सर्कुलर सेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके एक एंड का डायामीटर है D1 और दूसरे एंड का डायामीटर है D2। इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो है L। क्लियर? तो इसका अगर हमें देखना हो और फोर्स जो लग रहा है वो है P। तो देखिए इस तरह की बार का जो डेल एल यानी चेंज इन लेंथ वो क्या आएगा 4PL अपॉन पाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय E। यहाँ पे P आपको पता ही है फोर्स है, L लेंथ है और पाई डी स्क्वायर में D हो गया डाया। अगर D1 और D2 बराबर हैं तो हम D लिख सकते हैं, अदरवाइज हमारा जो फॉर्मूला होगा वो होगा 4PL अपॉन पाई E D1 मल्टीप्लाई बाय D2। D1 और D2 हो गए डायामीटर्स। ठीक है, E हो गया आपका इलास्टिक कांस्टेंट और P आपका हो गया फोर्स और L आपकी होगी लेंथ। ठीक है, अब अगर हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखें तो वो है एक वृत्ताकार लोहे की छड़ का व्यास एक सिरे पर 5 सेंटीमीटर है तथा दूसरे सिरे पर समान रूप से कम होता हुआ 3 सेंटीमीटर व्यास में रह जाता है। यदि छड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो तथा इस पर 2000 किलोग्राम का अक्षीय तनावी बल लग रहा हो तो छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, जबकि छड़ के पदार्थ का यंग मापांक इतना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन से ये पता लगना चाहिए कि ये किस टॉपिक का है, और अगर आपको क्वेश्चन रीड करके ये समझ नहीं आ रहा तो सबसे पहले आप जो भी डेटा गिवन है वो आप लिखेंगे। जैसे एक लोहे की छड़ है यानी एक बार की बात कर रहे हैं, ये एक व्यास उसका दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लिख लीजिए D1। D2 दे रखा है 3 सेंटीमीटर। जनरली हम इसमें D1 बड़ा ले रहे हैं और D2 छोटा ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपने इस डायग्राम में भी देखा था। देखिए D1 बड़ा है और D2 छोटा व्यास है, इसलिए हमने D1 इसमें 5 सेंटीमीटर और D2 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब छड़ की लंबाई आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, वो हमने लिख दी। यंग मापक यानी मॉडुलस, यंग मॉडुलस आपको दे रखा है 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ किलोग्राम पर सेंटीमीटर। और अक्षीय तनावी बल यानी टेंसाइल फोर्स जो आपको दे रखा है, जो एक्सेस पे लग रहा है, वो दे रखा है 2000 kg। तो आपको ये सारा डेटा गिवन है। आपको क्या निकालना है क्वेश्चन के अंदर, छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको डेल एल निकालना है। अब सबसे पहले जब आप ये सारा डेटा लिख लेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये टेपरिंग बार का है। देखिए इसमें 2 डायमीटर दे रखे हैं D1 और D2। अगर डायमीटर बड़ा से छोटा हो रहा है यानी वो बार कैसी है, टेपर्ड। टेपर्ड मतलब ये होता है कि धीरे धीरे नैरो होना किसी चीज़ का। ठीक है, इसीलिए इस डेटा से आपको पता चल गया कि ये टेपरिंग बार का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको अगर डेल एल याद है टेपरिंग बार का तो वो आप लिख सकते हैं 4PL अपॉन पाई E D1 D2। 4PL 4 मल्टीप्लाई बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय L। L आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपके डाया भी सब सेंटीमीटर में है। तो आप जो भी डेटा गिवन है वो सब इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे तो आपका डेल आ गया 0.00162 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हो गया आपका, ये बहुत ही इजी था। देखिए आपको सारा, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आपको ये समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से लिया गया है तो आप ये बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा न्यूमेरिकल्स कराते टाइम यही आप एडवाइस करती हूँ, जितना भी डेटा गिवन है सबसे पहले वो लिख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। फिर ये लिखिए कि आपको क्या इसमें फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको अपना फॉर्मूला और चैप्टर सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, एक समान रूप से टेपरित वृत्तीय काट वाली छड़ के एक सिरे का व्यास 30 mm तथा दूसरे सिरे का व्यास 15 mm है तथा टेपरित छड़ की लंबाई 350 mm है। यदि छड़ पर 5.5 किलो न्यूटन का अक्षीय तनावी बल लगा हो तथा छड़ की लंबाई 0.025 mm की वृद्धि हो रही हो तो छड़ के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। देखिए अगेन क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो लिखिए। D1 हमें दे रखा है 30 mm, D2 दे रखा है 15 mm। D1 D2 आती हमें क्लियर हो गया कि ये टेपर्ड का क्वेश्चन है और वैसे इसमें टेपरित वृत्तीय काट ये भी लिख रखा है। छड़ की लंबाई है 350 mm गिवन है, ठीक है। अब फोर्स हमें दे रखा है 5.5 किलोग्राम न्यूटन, ठीक है, जिसे हम अगर 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 5500 न्यूटन हो जाएगा तथा छड़ की लंबाई में वृद्धि यानी डेल एल हमें ऑलरेडी गिवन है जो कि है 0.025 mm। अब अगर हमें छड़ की लंबाई में वृद्धि निकालनी है हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए डेल एल इज इक्वल टू 4PL अपॉन पाई ई D1 D2। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है इसका। अब 4P हमें गिवन है, देखिए 5.5 किलोग्राम हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है 5.5 किलो न्यूटन, ठीक है। तो किलो न्यूटन को हम क्या करेंगे, किलोग्राम हटाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 5500 न्यूटन लिख देंगे ऐसे। हमेशा इसमें जो सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ रहती है वो है आपकी यूनिट यानी इकाई। अगर आपको लगता है क्वेश्चन बहुत सिंपल है तो कम से कम उसकी इकाई चेक कर लीजिए सबकी, क्योंकि फिर आप वहीं पे गलती कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे किलो न्यूटन लिख रखा है, अब आप इसे किलो न्यूटन लिख के चलेंगे तो आपको ठीक है KN लगाना है, अदरवाइज़ आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट की। 4 मल्टीप्लाई बाय 5500 मल्टीप्लाई बाय 350 mm गिवन है, कोई बात नहीं, क्योंकि D1 D2 भी हमें mm में गिवन है तो कोई इशू नहीं है कि आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अपॉन पाई D1 D2 डेल एल, आपने सारी वैल्यूज़ लिख ली तो आपका क्या आ गया। अब इसमें आपको क्या निकालना था, आपको इसके अंदर निकालना था E, ठीक है, प्रत्यस्थता गुणांक ज्ञात कीजिए। आपको E निकालना है इसका, तो आपका E फाइंड आउट कर लिया आपने न्यूटन पर mm²। क्लियर। नेक्स्ट है बार ऑफ यूनिफॉर्मली टेपरिंग रेक्टेंगुलर सेक्शन। देखिए अभी हमने क्या किया था, एक शंकु को कट किया था। जब हम एक कोन को कट करते हैं एपेक्स से तो हमें एक टेपरिंग बार मिलती है। अब हम वो टेपरिंग बार पढ़ रहे हैं जिसके एंड कैसे हैं, रेक्टेंगुलर। क्लियर। एक समान बदलती आयताकार काट वाली छड़ दर्शाई गई है जो समान मोटाई की है तथा चौड़ाई में एक सिरे से दूसरे सिरे तक समान रूप से टेपरित है। देखिए इस तरह की बार होगी है। अब इसके अंदर आप देखें, इसमें A दे रखी है बड़े सिरे की चौड़ाई, B दे रखी है छोटे सिरे की चौड़ाई और T दे रखी है छड़ की मोटाई और E दे रखा है यंग मापक। क्लियर। तो ये हमारा इस तरीके से है। अगर आप देखिए सारा डेटा, आपको बार का जो छड़ का जो डायग्राम है वो आपके माइंड में सेट होना चाहिए। A B, दिस इज L P, ठीक है। थिकनेस है इसकी, जो इसकी थिकनेस रहेगी पूरी लेंथ के दौरान वो कितनी है T, तो ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा PL अपॉन ET A माइनस बी लॉग बेस E A अपॉन P, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए इस्पात की बनी हुई एक आयताकार छड़ की लंबाई 2.8 मीटर तथा मोटाई 15 mm है। छड़ के एक सिरे की चौड़ाई 75 mm है तथा छड़ की चौड़ाई समान रूप से कम होती हुई दूसरे सिरे पर चौड़ाई 30 mm रह जाती है। यदि छड़ के पदार्थ का यंग मापक इतना है तो छड़ की लंबाई में वृद्धि ज्ञात कीजिए, जबकि छड़ पर 40 किलो न्यूटन का एक अक्षीय तनावी बल लग रहा है।
ठीक है। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है। छड़ की लंबाई दे रखी है 2.8 mm, ठीक है। मोटाई 15 mm। अभी जो भी डेटा मुझे गिवन है वो लिख रहे हैं, ठीक है। मोटाई दे रखी है 15 mm। वैसे मोटाई आपकी है, ये आपकी 15 mm आपकी थिकनेस है, ठीक है। ये L नहीं है, दिस इज T। ये आपको इसमें न्यूमेरिकल में गलत लिख रखा है, L नहीं है, ये है T। क्लियर। L तो आपको दे रखा है 2800 mm, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी L लिखा है, यहाँ पे भी L, तो इसे आप T कर लेंगे। अक्षीय तनावी बल कितना है 40 किलो न्यूटन, यानी आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 न्यूटन लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें एक और मिस्टेक है, वो ये है कि 40 किलो न्यूटन है, 40 किलो पर न्यूटन नहीं है, तो ये बार यहाँ पे नहीं आएगा, ये साइन नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। और किलो न्यूटन आप KN लिख सकते हैं, ठीक है, वो किलो न्यूटन होता है। तो बेसिकली आपको kg ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो, ठीक है। उसके बाद देखिए चौड़ाई कितनी दे रखी है, बड़े सिरे की 75 mm, छोटे सिरे की 30 mm। तो बड़े सिरे की छोटाई को हम बड़े सिरे की चौड़ाई को हम किससे दर्शाते हैं, A से, और छोटे सिरे की चौड़ाई को हम किससे दर्शाते हैं, B से। तो ये हमने साथ साथ मेंशन कर लिए। यंग मापक हमें दे रखा है इतना। अब देखिए छड़ की लंबाई में वृद्धि, यानी हमें डेल एल निकालना है। जैसा कि आपको क्वेश्चन से ये समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं मोटाई चौड़ाई है, यानी इसमें व्यास नहीं है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ टेपर्ड रेक्टेंगुलर बार का, जिसके सिरे क्या हैं, रेक्टेंगुलर हैं या आयतकार है। क्लियर, ये सेट होना चाहिए। अब डेल एल का फॉर्मूला ये है, देखिए ये फॉर्मूले मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये जो फॉर्मूलेज़ हैं इनकी एक अलग से एक पेपर पे, जैसे फर्स्ट चैप्टर 1 सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, और उसकी सबकी हेडिंग डाल के उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं वो एक पेज पे लिख लीजिए। इवन आप अपनी जो आपकी ट्यूटोरियल कॉपी है उसमें भी ट्यूटोरियल के एंड पर 1-2 पेज बना के हर हेडिंग डाल के सबके फॉर्मूलेज लिख लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलेज लास्ट में कन्फ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए एक पेज पे रहने बहुत ज़रूरी है। फिर जब आपको इवन टेस्ट भी होंगे तो आपको एक बार सारे फॉर्मूले देखने हैं, तो आप वो 2 पेज निकालेंगे, सारे फॉर्मूले रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसलिए, और फॉर्मूले बहुत आएंगे, बहुत सारे हैं हर चैप्टर में, तो ये धीरे धीरे आप रिवीजन करेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। बट आप सोचेंगे मैं एक साथ पूरे एग्ज़ाम में एक साथ याद करके जाऊँ तो आपको ज़रूर कन्फ्यूजन होगा कि इसमें ई था, इसमें टी था, ये सबके साथ होता है, ठीक है। रिवीजन आपकी मेमोरी को परफेक्ट बनाता है, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। डेल एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई टी ए माइनस बी लॉग बेस ई ए अपॉन बी। पी कितना गिवन है 40 किलो न्यूटन, मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये 40,000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 2800। लेंथ गिवन है, देखिए ये mm में है, ठीक है। अब ये इन्होंने अगेन एक मिस्टेक कर रखी है इसके अंदर, 2.8 आपको मीटर दे रखा है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मीटर को इन्होंने mm में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर क्या आएगा मीटर। तो ये सब मिस्टेक्स हैं, बुक के अंदर भी बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ये गिवन कितना है मीटर में, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई करके ये हुआ है, ठीक है। क्योंकि बाकी सब mm में दे रखा है तो हम इसे mm में रखेंगे। यंग मॉडुलस आपको दे रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 15 75 माइनस 30 लॉग बेस ई ए अपॉन बी। देखिए ए अपॉन बी, इसमें भी आप वैल्यू रखेंगे जो कि इसमें नहीं रखी। ए कितना है 75 अपॉन बेस अपॉन बी, बी कितना है आपका 30। लॉग बेस ई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेटर है जो आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर, मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी यूज़ करना सिखाया था। साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर एक होता है लॉग बेस 10 और एक होता है लॉग बेस ई।
तो जब आप log बेस e में ये वैल्यू रखेंगे a/b यानी 75/30 को डिवाइड करके जो भी पॉइंट्स में वैल्यू है उसको आप log बेस e में डाल के कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको टेबल रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर, तो आप उसमें सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 400 mm लंबी तथा 10 mm मोटी आयताकार छड़ की लंबाई में 0.21 mm की वृद्धि होती है। यदि छड़ की चौड़ाई एक सिरे पर 100 mm तथा छड़ की चौड़ाई समान रूप से कम होती है तो दूसरे सिरे पर 50 mm रह जाती है। यदि छड़ के पदार्थ का यंग मापक इतना हो तो छड़ पर लगा अक्षीय तनावी बल ज्ञात कीजिए। अब सिंपल ये तो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ रहा है कि ये अगेन कौन से टॉपिक से लिया गया है। ये लिया गया है क्वेश्चन टेपरिंग बार से, रेक्टेंगुलर टेपरिंग बार से, यानी जिसकी एंड या सिरे क्या होते हैं आयताकार, और इसमें हमें क्या निकालना है? पी निकालना है, यानी बाकी सारा डेटा गिवन है। ठीक है, हम देखते हैं क्या क्या गिवन है। हमें डेल एल गिवन है, छड़ की लंबाई में वृद्धि। डेल एल कितना दे रखा है? 0.21 mm। लंबाई कितनी दे रखी है? पूरी छड़ की 400 mm। छड़ की मोटाई कितनी है? 400 mm। छड़ के सिरे की बड़े सिरे की चौड़ाई कितनी है? 100 mm यानी ए। छोटे सिरे की B यानी 50 mm। E कितना दे रखा है? 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। अब छड़ की लंबाई में वृद्धि हमें निकालनी है, यानी ये हमारे पास फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे हम? P, L, E, T, A - P सारी वैल्यूज़ रखेंगे। P हमें निकालना है, L हमें गिवन है 400 अपॉन E है 2 × 10⁵ मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, ये 10 क्या है? थिकनेस, जो हमें ये 10 है। देखिए फिर अगेन इसमें कुछ गलत लिख रखा है, वो ये है छड़ की मोटाई ले रखी है 400 mm। इन क्वेश्चंस में जो मिस्टेक्स हैं प्लीज़ इसे अपनी बुक में आप ठीक कर लीजिए। छड़ की मोटाई कितनी गिवन है? 10 mm मोटी आयताकार छड़, यानी 10 mm। 400 mm गलत फिगर लिख रखा है यहाँ पे। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 10 mm। क्लियर? तो यहाँ पे हमने 10 लिया है, 100 माइनस उसके बाद A - P यानी 100 - 50 और ये आ गया। अब देखिए इनको सबको सॉल्व करेंगे। इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है 0.6931 यानी log बेस E 100/50 की क्या वैल्यू आई है? log बेस E 100/50 की वैल्यू जो आई है वो है 0.6931। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका P कितना आ गया? 75.746 किलो न्यूटन। ये हमारा P आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम एक टॉपिक देखते हैं, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार। देखिए इसे हम थोड़ा सा थ्योरी इसकी देखते हैं। जब कोई छड़ 2 या 2 से अधिक पदार्थों से बनी होती है तो ऐसी छड़ को संयुक्त छड़ कहते हैं। संयुक्त छड़ों पर तनाव या संपीड़न में अक्षीय बल लगते हैं। संयुक्त छड़ में विभिन्न पदार्थों को परस्पर इस प्रकार जोड़ा जाता है कि संयुक्त छड़ निम्न प्रतिबंधों को संतुष्ट कर सके। देखिए जो कंपोजिट बार्स होती हैं वो होती क्या है? संयुक्त बार किसे कहते हैं? जो 2 पदार्थ से बनी होती हैं। ठीक है, कोई भी 2 मटेरियल लिए और उन दोनों को जोड़कर अगर कोई छड़ बनाई गई है तो उसे हम बोलेंगे संयुक्त बार या कंपोजिट बार। कंपोजिट मीन्स कंपोजिशन, यानी 2 मटेरियल हैं उसमें। ठीक है, अब कंपोजिट बार वही कहलाएगी जो कि ये सब चीज़ों को फॉलो करेगी। कौन सी? संयुक्त छड़ की लंबाई में वृद्धि या संकुचन समान हो तथा संपूर्ण छड़ के प्रति इकाई लंबाई में विरूपण अर्थात विकृति भी समान हो। देखिए पहली जो कंडीशन है कंपोजिट बार की या संयुक्त छड़ की वो ये है कि उसके अंदर जो भी
चेंज इन लेंथ हो रहा है, यानी जो भी वृद्धि हो रही है वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर उसकी लेंथ में कोई स्ट्रेस स्ट्रेन जो भी आ रहा है वो सब इक्वल होना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि संयुक्त छड़ पर लगने वाला कुल बाहरी बल या भार संयुक्त छड़ में प्रयोग किए गए विभिन्न पदार्थों द्वारा वहन किए गए बलों या भारों के बराबर हो। पहली कंडीशन ये है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर होना चाहिए छड़ के अंदर। दूसरी कंडीशन ये है कि बाहर जितना भी बल लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी बल जितना भी लग रहा है वो किसके बराबर होगा, जो अंदर मटेरियल रेजिस्ट कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं जो बल, उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये दो कंडीशन है कंपोजिट बार्स की। अब अगर हम पढ़ें, देखिए ये आपको डायग्राम दे रखा है 1 और 2, ठीक है। ये दो पदार्थों से बनी हुई है। इसमें बाहरी बल कितना लग रहा है, P। A1 हमने ले लिया इस पोर्शन का एरिया, A2 ले लिया हमने इसका एरिया। P1 क्या हो गया, जो वन पोर्शन यानी पहला वाला जो बार छड़ का भाग है वो जितना बल सहन कर रहा है या ले रहा है। जब हम बाहर से बल लगाते तो देखिए अंदर भी एक्शन और रिएक्शन वाली बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, कि हर एक्शन के अपोजिट और इक्वल एक रिएक्शन होता है। अगर कोई बाहर से खींच रहा है तो अंदर भी कोई उसको रेजिस्ट कर रहा है तभी वो खींच पा रहा है। अगर आप रस्सी कोई खींच रहा है और कोई पकड़ नहीं रहा तो क्या होगा, रस्सी छूट जाएगी, ठीक है। अगर आप टग ऑफ वार जब खेलते हैं तब रस्सी अगर कोई खींचता है तो दूसरा उसको रेजिस्ट करता है, पकड़ता है, तभी वो रस्सी टिकती है। अगर एक जना ज़्यादा जोर लगा लेता है तो क्या होता है, रस्सी हाथ से निकल जाती है। इसी तरीके से 1 जो फोर्स ले रहा है वो P1 है और 2 जो फोर्स ले रहा है वो P2 है। E1 अब क्योंकि यहाँ पे जो मॉडुलस यंग मॉडुलस है वो अलग अलग होंगे। क्या रीज़न है इसका, क्योंकि यहाँ पे दो मटेरियल हैं। देखिए यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड करते हैं, यंग मॉडुलस मटेरियल पे डिपेंड करते हैं, पदार्थ पे डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे 1 का यंग मॉडुलस हमने E1 ले लिया और E2 ले लिया किसका यंग मॉडुलस, E2 हमने ले लिया सेकेंड का। तो संयुक्त छड़ पर कुल भार कितना हो गया, P = P1 + P2, सिंपल, ठीक है। स्ट्रेस अगर हम निकालें फर्स्ट छड़ का P1/A1 और अगर हम इसका विकृति यानी स्ट्रेन निकालें तो कितना होगा, P1/E1 यंग मॉडुलस, ठीक है। और अगर हम डेल एल निकालें, डेल एल क्या होता है, E1/L। देखिए ये कैसे आया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ। मुझे चेंज इन लेंथ निकालना है तो E1 × L। E1 इतना है P1/A1, सॉरी E1 है आपका कितना, P1/A1 E1 और L ये है जो हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। स्ट्रेस निकाला, स्ट्रेन निकाला, स्ट्रेन होता है स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, स्ट्रेस की वैल्यू हमने यहाँ से इसमें पुट कर दी और हमारे पास डेल एल बना गया। इसी तरीके से सिमिलरली हम डेल L2 निकाल लेंगे। डेल L2 क्या होगा, E2 × L। E2 क्या है, स्ट्रेन इन सेकेंड बार, तो सेकेंड बार के अंदर स्ट्रेन है P2/A2 E2। तो इस तरीके से डेल L2 आ गया। अब डेल L1 और डेल L2 आ गया आपके पास, ठीक है। चूंकि दोनों छड़ों में विरूपण समान होता है, ठीक है, अतः समीकरण सेकेंड एंड थर्ड को बराबर करने पर, देखिए क्योंकि विरूपण यानी जो भी वृद्धि हो रही है, चेंज इन लेंथ, वो दोनों बार में 1 और 2 में बराबर होगा। ये हमारी कंडीशन है कंपोजिट बार की, इसलिए इन दोनों को बराबर कर दिया तो P2 आ गया हमारे पास इतना, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है किसी को, P2 हमारा आ गया इतना। P2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम P2 की वैल्यू जब P1 में रखेंगे,
फर्स्ट इक्वेशन में हम रखेंगे, देखिए फर्स्ट इक्वेशन है हमारी ये, इसमें अगर हम P2 की वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, P1 हमारे पास आ जाएगा P2 इन टर्म्स ऑफ P। ठीक है, ये आप सॉल्व करके देखेंगे, स्टेप्स मैंने आपको बता दिए, बट जब तक आप खुद एक बार डेरिवेशन को सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब समीकरण P1L अपॉन A1 E1 इनको हम बराबर करेंगे। ठीक है, जब इनको हम बराबर कर रहे हैं तो देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी हम वापस रिवर्स जा रहे हैं। ये स्ट्रेस अपॉन यही था यंग मॉडुलस, ये हमने लिख दिया, तो P1 आपका आ गया E1 अपॉन E2 मल्टीप्लाई बाय P2 जो कि आपका स्ट्रेस है। देखिए स्मॉल p दर्शा रहा है स्ट्रेस को, और जबकि कैपिटल P दर्शा रहा है बल को, ये बल है कैपिटल P। ठीक है, और स्मॉल p क्या है, स्ट्रेस, तो ये हो गया P2 स्ट्रेस इन सेकेंड बार, P1 स्ट्रेस इन फर्स्ट बार, और ये है बल, तो कैपिटल P हमारा आ गया इतना। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कंपोजिट बार के अंदर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, यानी कैपिटल P हमने निकाल लिया, जो कि ये फॉर्मूला है। साथ ही अगर हमें इंडिविजुअल यानी P1 P2 निकालने हैं तो उसका फॉर्मूला भी हमारे पास, देखिए ये रहा, P2 इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई A2 E2 अपॉन A1 E1 प्लस A2 E2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।